हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए पुनः आज हम लोग सब आदमी एक जीके जीएस का करंट का सेट लेकर के आए हैं। 50 क्वेश्चन का सेट है। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सब लोग जितने लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और अंत में कमेंट पक्का कीजिएगा भाई कि आपको यह सब कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आपका स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 मैन बुकर पुरस्कार जीता है। यहाँ पे दरअसल दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप दो क्वेश्चन याद रख सकते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन की सेलेस्टियल बॉडीज किसने लिखी है और वही 2019 में मैन बुकर पुरस्कार भी जीता है। तो प्लीज दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए कि सेलेस्टियल बॉडीज कौन लिखी है और वही 2019 में मैन बुकर पुरस्कार भी जीता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जोख अलार्थी दोस्तों सेलेस्टियल बॉडी नामक बुक लिखे थे, जिसके चलते 2019 में उनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2019 का मैन बुकर पुरस्कार किससे मिला है। तो जोख अलार्थी को कौन से बुक के लिए, तो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, वीडियो को कीजिए शेयर। निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है। इसमें से कौन ऐसा है इसमें बिजली बढ़िया से नहीं जा सकती है, बिजली का अच्छा चालक नहीं है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले हम बता दें कि बिजली का सबसे बढ़िया चालक तो चांदी है। सबसे बढ़िया चालक चांदी है। तांबा से ही बिजली जाती है। दरअसल जो हम लोग के घर में तार का यूज होता है वह तांबा का यूज होता है। ग्रेफाइट से ही बिजली जाती है, लेकिन ब्रोमीन से बिजली कभी नहीं जाती है बढ़िया से। तो बिजली का अच्छा चालक इस ऑप्शन में ब्रोमीन नहीं था। अगला क्वेश्चन, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। एक भारत का उपमहाद्वीप था जो मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में आ सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन है। सब लोग ऐसा कमेंट करें कि लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त याद रखिएगा, यह टेथिज महासागर के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पहले उपमहाद्वीप था जो मुख्य भूमि से अलग हो गया है। यह टेथिज महासागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह कौन से ऐसे लीडर थे जिनको 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, वह भारत के माने जाने नेता और धरती के एकमात्र वैसे नेता जो बहुत ही ऑनेस्ट थे, वह हम लोग के चहेते सुभाष चंद्र बोस थे। तो 1938 में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सब लोग वीडियो को शेयर करें, आंसर कमेंट करें। यही आपका जांचने का तरीका है, आप दिन भर में कितना रटते हैं, कितना पढ़ते हैं। प्लीज यहाँ आंसर मार के आधा घंटा में अपने आप को साबित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। इसमें 3 ठो ऐसा स्टेट होगा जिसकी सीमा नेपाल से लगती है और एक ऐसा होगा जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो दोस्त वह आपका स्टेट है असम। ध्यान रखिएगा ध्यान से, हमेशा हमेशा असम स्टेट की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड का लगता है, सिक्किम का लगता है, लेकिन असम का सीमा नेपाल से नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2020 को अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए आमंत्रण के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 15 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति प्रस्ताव दिए थे अपने संविधान में सुधार करने के लिए, तो वहां का प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। वह कौन सा देश है। तो दोस्त याद रखिएगा, वह देश है रसिया। रसिया में 15 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है संविधान में सुधार के लिए आमंत्रण किए थे मेरे भाई। उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए थे। वह देश है आपका रसिया। आगे, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही बोले तो दोस्त वह किसी भी मतलब समूह वाला से ब्लड ले सकता है।
वह सर्वग्राही है, सबका ब्लड ले सकता है। किस रक्त समूह को? तो ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं। ए बी पॉजिटिव को दोस्त सर्वग्राही बोलते हैं। और यदि सर्वदाता का बात आवे तो दोस्त याद रखना है वह ओ निगेटिव होता है। ओ पॉजिटिव ना दोस्त, ओ निगेटिव होता है सर्वदाता। ध्यान रखना है, सबको अगर दे सकता है तो ओ निगेटिव, सबसे ले सकता है तो ए बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन दोस्त, प्लीज सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो दोस्त याद रखिएगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आप लोग को दरअसल मोहम्मद इकबाल ही अक्सर मिलता होगा, लेकिन उनका फुल नेम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा के रचयिता है मोहम्मद इकबाल, ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी आपके आनंद मठ के रचयिता है। वंदे मातरम उन्हीं से लिया गया था। यह सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? दोस्त यहाँ सब लोग कमेंट कीजिए आंसर। यह करंट का क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में पक्का आएगा, इसके बारे में हम बताते हैं। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो दोस्त याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट दुनिया में किसके पास है 2020 में? तो वह है जापान। जापान के पास दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट है। अब दरअसल आप एक बात समझिए, कैसे कोई भी पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहलाता है, ध्यान देना है। ये भी याद रखना है कि भारत यहाँ पे 84वां स्थान पे है, इसके पहले 82वां स्थान पे था, 2020 में 84वां स्थान पे हुआ है। तो दोस्त ध्यान देना है, भारत इसके पहले 82वां था, 2019 से 82 था, 20 में 84 हुआ है, अपने 2 पैदान पे खिसका है। और यहाँ सब लोग ध्यान रखेंगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ भारत अकेले 84वां स्थान पे नहीं है। भारत के साथ यहाँ 84वां स्थान पे 2 ठो और देश है, उनका नाम है मॉरिटेनिया और ताजिकिस्तान। 84वां स्थान पे 3 कंट्री है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 कंट्री है, भारत, मॉरिटेनिया, ताजिकिस्तान। जापान सबसे फर्स्ट पे है, 84वां स्थान पे भारत, मॉरिटेनिया, ताजिकिस्तान है। इसके आगे और दोस्त ख्याल रखिएगा, कैसे किसी पासपोर्ट को हम लोग सबसे टॉप कहते हैं, कैसे किसको डाउन कहते हैं? तो दरअसल दोस्त याद रखिएगा कि जिस देश का वीजा किसी भी कंट्री में जाने के लिए जितना ज्यादा फ्री रहेगा, मतलब किसी भी देश में जाने के लिए जिसका वीजा जितना फ्री रहे, मतलब वीजा नहीं लगे, उस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना जाता है। दरअसल दोस्त जापान 191 गो कंट्री में बिना वीजा का जा सकता है। जापान 191 कंट्री में बिना वीजा लिए जा सकता है जापान के आम नागरिक, इसीलिए सबसे टॉप है। और इंडिया दोस्त याद रखना है कि इंडिया के नागरिक 58 देश में बिना वीजा के जा सकते हैं। तो 58 देश में जा सकते हैं, तो 58 लेकर के यह 84वां पैदान पे है। जापान 191 लेके पार्टनर साहब टॉप पे है। आपका सेकेंड स्थान पे है सिंगापुर, सब आदमी ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हेनरी पासपोर्ट सूचकांक का सबसे बढ़िया ऑपरेशन हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के कौवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला बात, शपथ कब लिए हैं? 25 जुलाई 2017, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 25 जुलाई 2017 को 14वें भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। दोस्त ध्यान रखना है, 14वें भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। यह क्वेश्चन पार्टनर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? कौन एक भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? दोस्त आंसर दीजिए सब आदमी। इनमें से कौन भारतीय भारोत्तोलक बोले तो पार्टनर साहब रेसलिंग नहीं है। ध्यान देना है दोस्त, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दीपिका पल्लिकल भारोत्तोलक नहीं है। बाकी मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हल्दर, यह तीनों के तीनों भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी और राखी हल्दर तीनों के तीनों भारोत्तोलक हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है? एनालॉग सूचनाओं को जस्ट पिछला सेट में आया था तो सुरेंद्र नाम का इसका खोज किए थे। अब भाई साहब एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में कौन बदलता है? यह कंप्यूटर से बेस्ड क्वेश्चन है, तो दोस्त याद रखिएगा एनालॉग सूचनाओं को बदलता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर नाम का डिवाइस एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है। एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में डिजिटाइजर नाम का डिवाइस बदलता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किए थे? चंपारण दोस्त आपके बिहार में ही पड़ता है, जहाँ पे नील विद्रोह का वह पार्टनर साहब आए थे नील का विद्रोह करने के लिए, जिसपे वहाँ 3 कठिया प्रणाली में ले रहा था। अंग्रेज बोला था कि 3 कट्ठा में नील की खेती करना कंपलसरी है। तो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह आरंभ करने के लिए कब आए थे? तो दोस्त ध्यान रखिएगा 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत महात्मा गांधी किए थे चंपारण से। यह भी दोस्त याद रखना है कि महात्मा गांधी का भारत में यह सबसे पहला सत्याग्रह था। साउथ अफ्रीका के बाद दोस्त याद रखना है भारत में सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का चंपारण से था। वह बिहार के मिट्टी का तिलक लगाए थे सबसे पहला बार, तभी जाके इतना बड़ा आदमी बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? पार्टनर शिवालिक के नाम से कौन हिमालय का क्षेत्र जाना जाता है? बहुत आता है एग्जाम में, बहुत। दोस्त कमेंट कीजिए, वीडियो को सब लोग शेयर कीजिए प्लीज मेरे भाई। तो शिवालिक के नाम से हिमालय का बाह्य हिमालय जाना जाता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। हिमालय का जो बाह्य हिमालय, बाहरी हिमालय का क्षेत्र है, वही शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ स्थित है? टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्त ख्याल रखना है, यह मंदिर आपके पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है। टेराकोटा मंदिरों के लिए विष्णुपुर मंदिर कहाँ स्थित? दोस्त पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीती है? निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीती थी? तो दोस्त याद है, संतोष ट्रॉफी 18-19 में जीतने वाली थी सर्विसेज। संतोष ट्रॉफी जीतने वाली 18-19 में सर्विसेज नाम की टीम थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब तो आर्ट एंड कल्चर से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। प्लीज सब लोग कमेंट करें कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन प्रसिद्ध है? दोस्त याद रखिएगा सब आदमी, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला बहुत इजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी का फसल है? रबी का फसल कौन है? वैसी फसल जिसका अक्टूबर नवंबर में यानी नवंबर दिसंबर में बुआई होता है पार्टनर साहब, वही रबी का फसल है। और वह फसल है ऑप्शन नंबर डी आपका गेहूं। ध्यान रखना है, गेहूं, चना, मसूरी और सब रबी के फसल में आते हैं। तिलहन का फसल रबी के फसल में आता है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल है? देखिए पिछला सेट में आया था सांस्कृतिक अमूर्त में भारत के थे 13 शामिल। दोस्त ध्यान रखिएगा, पिछला सेट में आया था। यदि बायोस्फीयर रिजर्व में अभी तक भारत के कितने शामिल है यूनेस्को में? दोस्त 11 को ध्यान रखना है। अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को द्वारा शामिल है 11 गो। सांस्कृतिक अमूर्त जो पार्टनर साहब 2016 में योग हुआ था, रामलीला हुआ था, कालबेलिया जो राजस्थान की लोकगीत थी पार्टनर साहब, यह सब आते हैं सांस्कृतिक अमूर्त में। तो वहाँ है 13 गो और यहाँ बायोस्फीयर में 11 गो। तो दोस्त ये सब ध्यान रखना है सब आदमी को। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? दोस्त प्लीज सब लोग कमेंट करें आंसर। राष्ट्रीय आय का आकलन
कौन करता है? और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 1000 बार एग्जाम का पूछा। राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्त याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तृतीयक आर्थिक, तृतीयक तीसरा क्षेत्र किसे बोलते हैं? अर्थव्यवस्था में तीसरा क्षेत्र किसे बोलते हैं? दोस्त सॉल्व आंसर कमेंट करें। तीसरा क्षेत्र किसे बोलते हैं? दोस्त सॉल्व आंसर कमेंट करें। दोस्त यहाँ पे तीसरा क्षेत्र हम लोग बोलते हैं व्यापार करना को, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्षेत्र बोलते हैं हम लोग व्यापार करना को, सेवा कर को। और आजकल जीडीपी में सबसे ज्यादा पार्टनर साहब कोई ज्यादा खेती कर रहा है, कोई ज्यादा योगदान दे रहा है, तो वह सेवा कर है, आपका तृतीय क्षेत्र। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यह क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार जीता है? आपका ऑप्शन हम बोर्ड पे दिखा रहे हैं। मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 मोशन पिक्चर में कौन जीता है? दोस्तों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, प्लीज सब लोग आंसर कमेंट करें। गोल्डन ग्लोब 2020 कौन जीता है दोस्तों? तो वो ऑप्शन नंबर है रेनी जेल्वेगर। रेनी जेल्वेगर गोल्डन ग्लोब जीती है मोशन पिक्चर में। अभी ध्यान देना है, मोशन पिक्चर में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया है? तो पार्टनर साहब 1917, ध्यान देना है, 1917 फिल्म का नाम ही है। 1917 को पार्टनर साहब माना गया है बेस्ट फिल्म। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट यह सब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। मनाली एक टूरिस्ट प्लेस है, लेह भी टूरिस्ट प्लेस है। अब कौन सा ऐसा दर्रा है जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होते हुए गुजरता है और मनाली और लेह को जोड़ता है? अभी वहां पे एक अटल ट्यूनल भी बना है दोस्तों। तो वह कौन सा दर्रा है जो मनाली और लेह को जोड़ता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो आपका दोस्त रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? काफी कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग आंसर देना चाहिए। प्लीज सब लोग आंसर कमेंट करें कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त प्रकाश की तीव्रता हम कैंडेला से मापते हैं, यह याद रखिएगा। विद्युत धारा दोस्त हम मापते हैं एम्पियर से। यह सब ध्यान रखना है सब आदमी को। पदार्थ की मात्रा का पार्टनर साहब मोल हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, 14 जनवरी 2020 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट का एग्जाम में आपका आएगा। 14 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। CAA के विरोध में केरल सरकार 14 जनवरी 2020 को अपने विधानसभा में पारित की थी विरोध में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ। वह किस अनुच्छेद के तहत पार्टनर साहब, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके पारित की थी अपना उच्चतम न्यायालय में, अपना विरोध साबित की थी? तो दोस्त ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय में 14 जनवरी 2020 को CAA के खिलाफ में याचिका दायर की थी। याद रखना है दोस्त, डेट याद रखना, 14 जनवरी 2020। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 131 के तहत वहां पे विद्रोह साबित की थी। अब कौन थे? केरल सरकार। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? न्यूट्रॉन का खोज दोस्त कौन किया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग आंसर दीजिए। न्यूट्रॉन का खोज दोस्त किसने किया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो दोस्त याद रखना है, न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक। अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था पार्टनर साहब? तो जे थॉमसन। याद रखना है दोस्त सब आदमी को, जे थॉमसन किए थे इलेक्ट्रॉन के खोज। पार्टनर साहब प्रोटॉन के खोज कौन किया था? तो गोल्डस्टीन। ध्यान रखना है सब आदमी को, यह तीनों का तीनों कभी भी एग्जाम में आता है। प्रोटॉन के खोज किए थे गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे थॉमसन एंड जेम्स चैडविक पार्टनर साहब खोज किए थे आपका न्यूट्रॉन का खोज किए थे।
चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ग्रेट इंडियन डिजर्ट किसे कहा जाता है? तो थार रेगिस्तान को। इंडिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है थार रेगिस्तान। यह कौन सी पहाड़ियों के पश्चिम सीमांत की ओर स्थित है? किस पहाड़ी के पश्चिम में आपका थार रेगिस्तान स्थित है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए दोस्त। कौन सी पहाड़ी के पश्चिम में आपका थार रेगिस्तान स्थित है? सब लोग दोस्त आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्त याद रखिएगा, वह अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है आपका थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन था? नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय के पहले गैर भारतीय कौन था? यहाँ सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। पहला गैर भारतीय कौन था? तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ जानिएगा सब आदमी कि आज तक देखिएगा ध्यान से, ऐसे आपको बताते हैं, नागरिकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में और सुनिए ध्यान से। इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था। अब आज तक टोटल भारत रत्न में सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी को ही दिया गया है जो अदर कंट्री के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। ध्यान रखना है दोस्त, ये भी ध्यान रखना है कि नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था, और नेल्सन मंडेला को 1990 में अकेले दोस्त नहीं मिला था, उस समय राजीव गांधी को भी मिला था, और आपके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मिला था। यह काफी सारे क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था 1987 में, यह पहले गैर भारतीय थे। नेल्सन मंडेला को उनके 3 साल बाद 1990 में मिला, वह भी गैर भारतीय थे। यही 2 आदमी को आज तक मिला है, और 1990 में राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों को मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूटकांड में शामिल नहीं था? काकोरी रेल लूटकांड में शामिल नहीं था कौन सा स्वतंत्रता सेनानी? दोस्त सबसे पहले आपको बता दे, ध्यान रखना है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन पे प्लान बनाया गया था ट्रेन को रोकने का। काकोरी आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास पड़ता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को प्लान बनाया गया था, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो पाटना साहब भगत सिंह उसमें शामिल नहीं थे। भगत सिंह आपके काकोरी रेल लूटकांड में शामिल नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खां, यह 3 जन शामिल थे, लेकिन भगत सिंह काकोरी कांड में शामिल नहीं थे। भगत सिंह दोस्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे बटुकेश्वर दत्त के साथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो पाटना साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब चीज सीखिए सब आदमी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्लीज दोस्तों आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्त आंसर कमेंट कीजिए, आपका ऑप्शन आपका स्क्रीन पे है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्त वह है आपका हाइड्रोजन। ख्याल रखिए सब लोग, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो दोस्त याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर को मनोनीत कर सकते हैं? तो वह 12 सदस्य को राज्यसभा में और 2 सदस्य को पाटना साहब लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यह सब लोग बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्थलाकृत मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग से दर्शाया जाता है? यही सब क्वेश्चन तो भाई एग्जाम में आ रहा है। प्लीज सब लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था। रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन को किस रंग से दर्शाते हैं? भारतीय मानचित्र में, सॉरी, स्थलाकृत वर्ल्ड के मानचित्र में रेलवे लाइन टेलीफोन लाइन को किस रंग से दर्शाते हैं? तो दोस्त याद रखना है कि ब्लैक लाइन से हम रेलवे लाइन को दर्शाते
दर्शाते हैं या टेलीफोन लाइन को याद रखना है। अब आगे समझिएगा सब आदमी, नीला, नीला कलर से पार्टनर साहब जितना भी जल वाला, जल हुआ, जलाशय हुआ, नदी हुआ, यह सब नीला कलर से, क्योंकि पार्टनर साहब अक्सर में जल का तो ऐसे जल कलरलेस है, लेकिन जल जो होता है थोड़ा सा नीला कलर जैसा होता है। तो नीला कलर से हम टोटल जल और नदी को दर्शाते हैं। भूरा कलर से दोस्त ध्यान रखना है सर्वोच्च रेखाएं, जितनी भी रेखाएं हैं सर्वोच्च रेखाएं पार्टनर साहब, और ऊंचाइयां, जितनी भी ऊंचाई है, चाहे पहाड़ का हो चाहे कोई भी ऊंचाई हो, हम लोग भूरा कलर से दर्शाते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से सब लोग, लाल रंग से, लाल रंग से हम लोग सड़क और भवन को दर्शाते हैं। सड़क और भवन पूछेगा दोस्त लाल रंग से हो जाएगा। काला रंग से रेलवे लाइन, टेलीफोन, नीला रंग से जल, नदी, भूरा रंग से सर्वोच्च रेखाएं, ऊंचाई, लाल रंग से सड़क और भवन, और हरा रंग से पार्टनर साहब हम लोग वन को दर्शाते हैं, वन और वनस्पति को। अब देखिए हरा याद नहीं करना है, हरा से तो वन वनस्पति हो ही जाएगा, नीला से जल हो ही गया, भूरा से पार्टनर साहब सर्वोच्च रेखाएं, ऊंचाई हो जाएगा, लाल से आपका सड़क और भवन हो जाएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है पीला रंग, ध्यान देना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। पीला रंग से पार्टनर साहब कृषि क्षेत्र को, खेती वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनको पीला रंग से दर्शाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीला रंग से हम लोग कृषि क्षेत्र को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन के तिथि से कितना अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। मतलब कहीं पंचायत का चुनाव भंग हो गया तो उसके भंग होने के कितना अवधि समाप्त होने से पहले पंचायत का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। तो दोस्त याद रखना है कि 6 महीना के अंदर विघटन होने के बाद भी पंचायत चुनाव पुनः हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दिगरला और खारदुर्गा दर्रे शामिल है। कौन सी हिमालय की पर्वतमाला है जो लेह के उत्तर भाग से तिब्बत सीमा तक फैली हुई है। जब आप लोग भारत का नक्शा बनाएंगे दोस्त, यहीं पे आपका लेह हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो लेह के उत्तर भाग से तिब्बत सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दिगरला और खारदुर्गा दर्रे दोनों शामिल है। वह कौन सी पर्वतमाला है? तो दोस्त सब लोग आंसर कमेंट करें, वह कौन सी पर्वतमाला है? उसका नाम ही है लद्दाख पर्वतमाला। दोस्त याद है, नाम से स्पष्ट है, लद्दाख पर्वतमाला। यह लेह लद्दाख से लेकर के उत्तर भाग में तिब्बत तक जाती है। इसी में दिगरला और खारदुर्गा दर्रा शामिल है। दोस्त अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग यूएनडीपी का नाम बार बार सुने होंगे, जो मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पार्टनर साहब जो देता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यह बन सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी। क्वेश्चन कहता है कि जो आपका यूएनडीपी है वह मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से क्या चीज देखकर मतलब प्रकाशित करती है, किस माध्यम से प्रकाशित करती है यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट? दोस्त यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, समझिए सब आदमी। तो मानव विकास रिपोर्ट आपका एचडीआर यूएनडीपी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को देख करके प्रकाशित करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, मानव में स्वास्थ्य क्या है, शिक्षा कैसा है, जीवन स्तर कैसा है, यही देख करके आपका वह मानव विकास रिपोर्ट आपका प्रकाशित किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी आदमी को याद रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, जनवरी 2020 तक बात करें, यहाँ बात लिखा गया है भाई जी, जनवरी 2020 तक बात करें तो निम्नलिखित में से वह कौन है जो पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे बुजुर्ग महिला बनी? सबसे बुजुर्ग महिला जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है पार्टनर साहब, सबसे बुजुर्ग महिला, जो पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट है, पहला धावक है भारतीय महिला में पैरा पार्टनर साहब, दिव्यांग एथलीट है, जो सबसे बूढ़ी औरत भी है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लेने वाला, वो आपके माने जाने प्लेयर पार्टनर साहब दीपा मलिक है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के नजरिए से। दीपा मलिक सबसे बुजुर्ग है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है पार्टनर साहब।
और वह पैरा एथलीट भी हैं। और एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा, खेल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला सबसे यंग प्लेयर कौन है? तो मेरे भाई याद रखना है, वो आपके अभिनव बिंद्रा हैं। ध्यान देना है, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो पाटना साहब पर्सनली स्वर्ण पदक जीते हैं। जो पाटना साहब निशानेबाजी तीरंदाजी में निशान शूटर है, वह पाटना साहब, ध्यान देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह सब क्वेश्चन है, सबसे कम एज में अभिनव बिंद्रा लिए हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, वही जो हम लोग ऊपर में पूरा किए थे। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? तो दोस्त ऊपर हम बताए थे, सब लोग कमेंट कीजिए, ऑप्शन आपका स्क्रीन पे है। भारतीय पासपोर्ट का स्थान दोस्त क्या है 2020 में? तो आपका स्थान है 84वां। 19 में कितना था दोस्त? 82वां। टॉप पे कौन है दोस्त? जापान, 191 को देश में वीजा फ्री करके। सेकेंड पे कौन है दोस्त? सिंगापुर। अब भारत कितना कंट्री में बिना वीजा का जा सकता है दोस्त? 58 कंट्री में। यह सब बात याद रखिएगा सब आदमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शटलर ने बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतकर प्रकाश पादुकोण पार्टनर साहब, यह दीपिका पादुकोण के पिताजी है प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरा भारतीय पुरुष शटलर बनने का इतिहास रचा है? मतलब देखिएगा ध्यान से, किस शटलर ने बीडब्ल्यूएफ या बैडमिंटन का बीच विश्व चैंपियनशिप है, इसमें खिताब जीतकर प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरा भारतीय पुरुष बने? दरअसल महिला में बहुत लोग जीते हैं पार्टनर साहब बीडब्ल्यूएफ, लेकिन पुरुष में प्रकाश पादुकोण के बाद कोई नहीं जीता था। वह कौन से हैं जो इतिहास रचे हैं? तो वह दोस्त है बी साई प्रणीत, याद रखिएगा, बी साई प्रणीत। प्रकाश पादुकोण फादर ऑफ दीपिका पादुकोण के बाद यह पार्टनर साहब सेकेंड बार जीत के बीडब्ल्यूएफ इतिहास रचे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद हुआ था। पार्टनर कहता है कि यह डोकलाम क्षेत्र त्रिसंगम के कोने में स्थित है, यानी कि यह 3 ठो कोई क्षेत्र है उसके कोना में स्थित है। तो वही तीनों क्षेत्र का नाम बताना है कि जो पार्टनर डोकलाम है वह कौन से 3 जंक्शन से घिरा हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है सब आदमी को। जो आपका डोकलाम है पार्टनर साहब, सबसे पहला बात कि वो सिक्किम में पड़ता है, इसी से आप लोग को आंसर मार देना चाहिए था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बाकी किसी में ऑप्शन नहीं था। भूटान, सिक्किम और चीन से घिरा हुआ है डोकलाम। भूटान, सिक्किम और चीन से डोकलाम घिरा हुआ है, तीनों से ध्यान रखना है, भूटान, सिक्किम और चीन से। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पे 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला किस स्टेट में मनाया जाता है? पार्टनर साहब देखिए, यही सब तो क्वेश्चन है भाई, यही सब क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के अवसर पे 13 से 15 जनवरी तक किस स्टेट में लगता है? पार्टनर साहब प्लीज सब लोग आंसर कमेंट करें, प्लीज सब लोग आंसर कमेंट करें, प्लीज आंसर कमेंट करें, प्लीज वीडियो को शेयर करें, प्लीज शेयर करें, प्लीज शेयर करें भाई। तो वह पश्चिम बंगाल में मनता है गंगा सागर मेला दोस्त, ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला जो मकर संक्रांति के अवसर पे 13 से 15 जनवरी के बीच मनाया जाता है, वह पश्चिम बंगाल में मनता है। चलिए, छोटी आंत के भीतरी दीवारों आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार की अधो संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? छोटी आंत के जो भीतरी दीवार है उसमें आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुली के आकार की पार्टनर से आप पाई जाती है संरचना, उन्हें क्या कहते हैं दोस्त? याद सब लोग रखेंगे, उन्हें हम लोग बिल्ली कहते हैं, बिल्ली कहते हैं दोस्त, याद रखना है। यह छोटी आंत में पाई जाती है दीवालों पर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे उनके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए 29वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले आपको बता दें कि 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को मिला है दोस्त। कौन से मतलब संग्रह के लिए? तो चेक बुक के लिए। वह चेक बुक पार्टनर साहब एक लघु कथा का संग्रह है। मतलब देखिए, लघु कथा बोले तो छोट छोट कहानियों का कॉम्बिनेशन से उस बुक को बनाया गया है चेक बुक, और उसके लिए 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को मिला है। तो दोस्त आंसर याद रखिएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है,
मतलब यही सब मॉडर्नाइज क्वेश्चन है जिससे आप लोग को रूबरू करा रहे हैं। क्वेश्चन सुनिए, चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल जब आप लोग का कोई बुखार होता है, जिस थर्मामीटर का आप लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर ही बोलते हैं। वह मानव का सिर्फ तापमान माप सकता है, कहता है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से कितना तक के सीमा तक का तापमान प्रदर्शित करता है। दोस्त इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट जवाब नहीं है। जो थर्मामीटर है वह 35 डिग्री सेल्सियस, देखिए सेल्सियस में, आप दरअसल फारेनहाइट मत समझिएगा। अगर फारेनहाइट में जाना होगा पार्टनर साहब तो होता है 9/5C या +32। अगर यहाँ बैठाएंगे हम 35 तो हो जाएगा 5 7 35, 9 7 63 +32 यानी हो जाएगा 95 डिग्री फारेनहाइट। तो दोस्त 35 डिग्री सेल्सियस से कितना तक के रेंज को दिखा सकता है थर्मामीटर? तो दोस्त याद सब लोग रखेंगे, 42 डिग्री सेल्सियस तक दिखा सकता है आपका थर्मामीटर। यह मनुष्य का टेम्परेचर 35 से लेकर 42 तक ही माप सकता है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब 42 को जो अगर आप चेंज करते हैं तो 9/5 गुणे 42 पार्टनर साहब +32 कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पे 8.4। अगर करते हैं गुणा तो 9 के 36 के 6 हाथ में 3, 9 8 72, 3 75। अगर मेरे भाई जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 2 7 7 3 10 यानी 107.6। देखिएगा ध्यान से, अगर सेल्सियस से पूछे तो 35 से 42, और पार्टनर साहब जाए अगर फारेनहाइट में तो 95 डिग्री फारेनहाइट से 107 डिग्री फारेनहाइट तक वह माप सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, काफी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। यदि बढ़िया ना लग रहा है भाई तो कमेंट पक्का कीजिए कि बढ़िया नहीं लगता है, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार, उपचार मतलब दवा, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार को पार्टनर साहब संरक्षित करता है? तो अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने पार्टनर साहब संविधान का आत्मा भी कहा था। तो यह सब ध्यान रखना है सब आदमी ध्यान से। मौलिक अधिकार को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन, 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, 1939 में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे 1939 में? देखिए जो आजकल मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है दोस्त, ऐसा पूछ रहा है कि वो आपको लूसेंट में बहुत कम मिलेगा। 1939 में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। दोस्त ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बने थे अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी, दोस्त कमेंट कीजिए आंसर। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्त याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पार्टनर साहब गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में। तो यह सब बात ध्यान रखना है सब आदमी को। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है पार्टनर साहब? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र, इतना इंपॉर्टेंट है दोस्त, यह सब क्वेश्चन लोग कहीं नहीं मिलेगा। टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्त याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में। टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपको हम बता दें कि सरोजिनी नायडू के बारे में सब ध्यान देंगे, यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। यह भी दोस्त याद रखिएगा कि यह इकलौता ऐसे लेडीज है जो राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, इकलौता। तो राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी पार्टनर साहब यह 1925 में।
सब लोग ख्याल रखिएगा। 1925 में सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पर्यावरण आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पे पेड़ की कटाई रोकने से संबंधित था? कौन सा ऐसा आंदोलन था जो सीधे तौर पे पेड़ की कटाई रोकने से संबंधित था? ऑप्शन आपका स्क्रीन पे है। कौन सा ऐसा पार्टनर साहब, ऑप्शन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, कौन सा ऐसा आंदोलन था जो पेड़ की कटाई रोकने के लिए पार्टनर साहब चलाया गया था? तो वह था चिपको आंदोलन। भारत का माना जाना आंदोलन दोस्तों चिपको आंदोलन, ध्यान रखना है। यह 1973 में स्टार्ट हुआ था। इसके प्रवर्तनकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे दोस्त, याद सब रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। सुंदरलाल बहुगुणा थे। 1973 में यह स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन। यह पेड़ की कटाई रोकने से संबंधित था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जनवरी 2020 में किसे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टनर साहब, सब लोग जानते हैं हेमंत सोरेन। पिछला सेट में क्वेश्चन पूछा है, कौवे बने थे तेगरहवा बने हैं वहां का सीएम। अब पूछता है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? दोस्त प्लीज ऐसा कमेंट कीजिए। उसका नाम है रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो को पार्टनर साहब चुना गया था। तो पार्टनर साहब यही सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या आते हैं। प्लीज सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। सब लोग आंसर कमेंट कीजिए कि क्या आप सब आदमी को सब बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है दोस्तों। तभी हम आगे का वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे, मेरा थोड़ा मन उत्सुक होते रहेगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी आदमी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। बाय बाय मेरे भाई।